सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। व्यूअर्स, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी। ये तो सबको ही मालूम है, लेकिन हर साल ये दिन मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से हम देख रहे हैं सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं जिनमें तजदीद अहद वफा की बातें की गई हैं। वतन से मोहब्बत के गीत गाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी कौम इत्तेहाद की खूबसूरत लड़ी में परो दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी बातें, हमारे अज़ाइम हकीकत का रूप इख्तियार नहीं कर पाते। कौमी दिन गुजरते ही हम कौमों फ़िरक़ों में बढ़ जाते हैं। हम मन हैसियतुल कौम सियासी पसंदीदगी और आपस की रंजिशों में इस कदर डूब चुके हैं कि मुल्की मफाद किसी को नज़र ही नहीं आता। बस एक लम्हे के लिए खुद से सवाल करें कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इल्हाम इकबाल ने देखा था? क्या हम वाकई वो कौम बन पाए हैं जो कायद-ए-आज़म की ख्वाहिश थी? आज यही सवाल अपने पैनलिस्ट की तरफ लेके जाएंगे कि आज पाकिस्तान को इकबाल के ख्वाबों की ताबीर कहा जा सकता है और 84 बरसों में हमने क्या खोया और क्या पाया। ये सवाल अपने पैनलिस्ट की जानिब रखूंगी। इंट्रोडक्शन में करवा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से एहतशामुल हक साहब, हमाद रुहेला मौजूद हैं। असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। ज़ाहिर शाह शराजी पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारा साथ दे रहे हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी एहतशाम साहब आपसे। ये जो इत्तेहाद, यूनिटी जो हम सुनते आए हैं, ये गानगत और तंजीम, ईमान, जो कायद-ए-आज़म के उसूल थे, ये आपको नज़र आते हैं? और 84 बरसों में हमने क्या खोया अब तक और क्या पाया? देखिए, हम ना बुनियादी सवाल तो मेरा ख्याल है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल सवाल तो यही बनता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, और सारी दुनिया तरक्की करते करते कहाँ चली गई है। अब हमें माज़रत के साथ सब सहारन कंट्रीज़ अफ्रीका के वहाँ डालना शुरू कर दिया है हर लिहाज से। लेकिन ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पर करारदाद मकासद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में है कि जी एक अलहदा मुल्क होगा, अपने तौर पर रहेंगे, अपने कल्चर को फ़रोग़ देंगे, तरक्की करेंगे, बेशुमार इस तरह की बातें। लेकिन सवाल ये है कि जी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन ना माज़रत के साथ तो फिर आमना एट द एंड ऑफ द डे आप यही कहते हैं ना कि कलेक्टिव लीडरशिप जो है ना उसका फेलियर हुआ, चाहे वो रिलीजियस है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे जैसी भी है। और उस तरह देखा जाए अदारों की नाकामी, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तो मतलब सारे हम जिम्मेदार हैं। लेकिन लोग हर साल ये सवाल पूछते हैं कि जी शायद इसके बाद आगे कोई बेहतरी की उम्मीद होगी, सिर्फ बातें ही होती हैं। लेकिन छोटे छोटे मुल्क, अभी एक लेटेस्ट मिसाल दी जाती है रवांडा की। वहाँ पे 40 बरस की खाना जंगी के बाद वो कहते हैं जी 5 साल पहले एक उनको लीडर मिल गया, और आज वो कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रियों में वो ममालिक में उसका नाम शामिल हो गया है। लड़ाई बंद हो गया है, एक दूसरे के साथ लोगों ने रवादारी शुरू कर दी। एक मिसाल बड़ी मशहूर दी जाती है कि खातून ने ऐसे आदमी से शादी की वहाँ पे जिसने उसके 4 बच्चों को कत्ल किया था। उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तुमने शादी क्यों की ऐसे आदमी से? तो उसने कहा कि देखें, किसी ने तो शुरू करना था ना, किसी ने तो इन सारे चीज़ों को दफनाना था ना, गुस्से को, एंगर को और अपनी ख्वाहिशात को। तो मैंने कहा कि ये आज मुझे शुरू करना चाहिए। इस तरह सब ने, जिसको सही मानों में कहते हैं ना फॉरगेट एंड वो किया, और उसके बाद आगे चले गए। अब देखें ना इस वक्त क्या है, सारी सियासी जमातें हैं, आपके अदारे हैं, मौसम है, क्या नहीं है, हर चीज़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सारे अपनी छोटी छोटी अना के ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं? थोड़ा सा पीछे हट के सोचें, दुनिया कहाँ चलेगी, हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आज के दिन से तो बड़ी बात यही है, और भाषण देना तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं खुद इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे ज़िम्मेदारी भी तो है ना। 24 करोड़ लोग रहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं। आफ्टर ऑल उनका कोई मुस्तकबिल तो है ना। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं कि ये मुल्क किधर जा रहा है। अब लोग कई तो कह रहे हैं कि जी खुदा ना खास्ता वो फेल्ड स्टेट में नाम आना शुरू हो गया है, तो कहते हैं तेज़ी के साथ नाकाम रियासत बन रहा है पाकिस्तान। अब इसका नोटिस तो मेरा ख्याल है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, हमारी एलीट को, उसका हमारे जो इस वक्त हमारे टॉप के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, मिलिट्री जेंट्री है, सारे ये सोचेंगे तो बात बनेगी। और मेरा ख्याल है क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा हो गया कि क्या बात करें। और मेरा ख्याल है एक ही बात रह जाती है आमना कि आज के दिन का बुनियादी तौर पे तो सवाल ये कि आप भी अपने तौर पे सोचें और मैं भी सोचूं कि चलें कलेक्टिवली तो हुकूमतों ने क्या करना है, इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं वो तो करें ना। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम इशारा तो माइंड करें गाड़ी चलाते हुए, झूठ सच में तो अवॉइड करें ना। बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें हुकूमतों को कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारे अपने फेल हैं, हम उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं। यानी अभी आप देख लें, माज़रत के साथ रमज़ान है,
सारी दुनिया के मुल्क यानी क्रिश्चियन ममालिक में देखें और जगहों पे देखें, चीज़ें उन्होंने सस्ती कर दी हैं कि मुसलमानों का रमज़ान आ गया है। और हमने क्या किया है, हमने देखा रमज़ान इसलिए आता है कि हमने कहते हैं कि जी होर्डिंग की हुई है, पैसा कमाना है, और नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, लोगों को लूटा भी जा रहा है। तो मेरा ख्याल है वो जिसको कहते हैं रवैयों पे नजरसानी की जरूरत है। अब देखते हैं, अल्लाह करे तब्दीली आए। जी, सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं है यहाँ पर, अगर इनफरादी तौर पे भी बात की जाए तो हम सिर्फ इस दिन को इस दिन के मनाने के हद तक रखते हैं। अगर ये जो उसूल और इसका मकसद अगर देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में किसी ने भी उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। हमाद, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं भी सर से एग्री करूंगा। आपका सवाल भी ठीक है, सर का जवाब भी बहुत खूबसूरत है। हम अगर अपने माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा हमने कई ऐसे फैसले किए हैं जिसका हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमने कई फैसले करने में ऐसी कोताहियाँ की हैं जिसकी वजह से आज भी हम एक संगीन सूरत हाल से दो चार है। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। हम इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हम 100 में से 33 नंबर्स तो शायद ले चुके हैं, इसी वजह से आज तक सर्वाइव किए बैठे हैं। लेकिन 33 नंबर्स को सेलिब्रेट करना और 67 नंबर्स जो हमने लूज़ किए हैं उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं और उस पर बात ना करना, ये भी कहीं हद तक की अक्लमंदी नहीं है। फसले खिज़ा को फसले खिज़ा कहना गुलशन से गद्दारी नहीं होती। हमें उस 67 नंबर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है, हमें उनको डिस्कस ज़्यादा करना चाहिए। जो एक फ़ैसला हमने गलत किया, जो मुझे नज़र आता है, हमने अपनी आवाज़ बंद करनी शुरू कर दी, हमने सवाल करने छोड़ दिए। अगर नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद से हमारी ये मुराद है कि हम इख्तलाफ को ख़त्म कर दें, एहतजाज को ख़त्म कर दें, तो वो नहीं हो सकता और वो नहीं होना चाहिए। तनकीद, ऐसे माशरे में जहाँ पे तनकीद ना हो वहाँ पे तस्हीह के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त से हमें डरना चाहिए। इसमें भी कोई राय नहीं है कि हमारे मुल्क में ऐसी भी तनकीद की जा रही है जिसको इस लिबादे में ओढ़ के तनकीद की जा रही है और तकरीबकारी की तरफ ज़्यादा रुझान उसका होता है। हमें वहाँ पर नज़्म ज़ब्त की, इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है इस वक्त इत्तेहाद की तो वो इकनॉमिक फ्रंट पे है। हम अपने इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत पीछे रह गए। हमें ये सोचना चाहिए कि सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सोवरेनिटी और एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के अंदर ही सूरत में हमें मिल सकेगी। हम अगर देखें तो हम तकरीबन 20 से 25 बार गालबन, अगर कोई पैनलिस्ट मुझे करेक्ट भी करना चाहे, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, IMF में जा चुके हैं। और उसके अलावा हम अपने दोस्त ममालिक से कई इमदाद ले चुके हैं। उसके बावजूद हमें 12 से 10 से 23वां प्रोग्राम हम ले रहे हैं। जैसे सर ने बताया 10 से 11 बार हम बेल आउट पैकेजेस ले रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हम इमदाद मिलने पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और उस इमदाद मिलने की उम्मीद पे एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुश होते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रोह है जो इस मुल्क को श्रीलंका से हर वक्त कंपेयर करना चाहता है और लोगों को कहता है कि अगर डिफ़ॉल्ट भी हो गया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर हमें मिसाके माशियत की ज़रूरत है, इधर इत्तेहाद की ज़रूरत है, वरना ऐसा होगा कहीं खुदा ना खास्ता यही मसाइल आगे भी ना चलते। लेकिन ये तो हम शाह साहब शुरू से सुनते आ रहे हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मतलब पिछले पता नहीं 75 साल हो गए हैं ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये कब जाके हम सीखेंगे कि इस नाजुक दौर से हमने निकालना कैसे है, इसके सॉल्यूशन हम कब ढूंढेंगे, कब हम बैठेंगे एक टेबल पे और वाकई इसके हल की जानिब आगे बढ़ेंगे, कोई प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे। हमाद साहब और एहतशाम साहब ने बड़ी मज़े की बात की कि हम क्या इनको वाज़ और नसीहत करेंगे। मुताले पाकिस्तान में करारदाद मकासद और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क से मोहब्बत और क्या कहते हैं पाकिस्तान बड़ा आला इस्लामी मुल्क और दुनिया की सबसे बड़ी और बातों की हद तक नहीं रह गया। बात के बाद आगे देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि देखें आज से अगर जब पाकिस्तान बना तो 20-25 ख़ानदान थे जो पाकिस्तान पे हुकूमत करते रहे। आज 4 ख़ानदानों में कन्वर्ट हो गए, 10 होंगे मेरे ख्याल में रफली, बाकी सारे आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया है, जो इस मुल्क के अंदर 10 या 15% लोग होंगे जो कि इस मुल्क के 85% लोगों की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, कोई ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, कोई फौज के अंदर है, कोई सियासत के अंदर है। तो आप इन अशराफिया की तरक्कियों को देखें, ये कहाँ पे है। वो किसी ने पूछा कि यहाँ हमारे यहाँ 1947 में हमारे एक साहब थे, आज वो अमेरिका के 6ठे अमीर तरीन शख्स हैं, शाहिद खान उनका नाम है और उनको बम्पर मैन के नाम से याद किया जाता है। तो उनकी उम्र 73 साल है। तो किसी ने कहा 47 में वो अमेरिका में गए और आज उनके एसेट्स जो हैं वो 1200 बिलियन डॉलर्स हैं। और आप देखें पाकिस्तान की भी इतनी उम्र है, उसके कितने बिलियन है। दूसरा हम ये देखें जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर अशराफिया पाकिस्तान के अंदर इम्पोज है, लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, चाहे वो सियासत में है। आप इनको देखें, इन्होंने कितनी तरक्की की। जैसे हमारे ने मिसाक मईशत की बात की, लेकिन मिसाक मईशत कौन करेगा? आप तो उन लोगों को आने नहीं दे रहे। आप
जो है वो जो बेचारा पिसा हुआ तबका है, ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, जो आपके एकेडेमिया है, वो कहाँ पे हैं? हमारे यहाँ तो मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो सारा दिन राग अलापते रहते हैं नवाबों, जागीरदारों और खवानीन के। मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक तरफ, लेकिन आप देखें यहाँ जो इक़्तिदार और कुर्सी की हवस है वो हमें कहाँ लेके जा रही है। आप इन तमाम सियासतदानों की जिंदगी को देखें, हमारे सीनियर हैं एहतिशाम साहब, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये बताएं कि इनकी उम्र के हिसाब से जो सियासतदान इस सिस्टम के अंदर आए थे, जो ब्यूरोक्रेट्स इस सिस्टम के अंदर आए थे, जो अफसरान इस सिस्टम के अंदर आए थे, आज वो कहाँ हैं और आज पाकिस्तान कहाँ है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के अंदर लूटने वाले बहुत हैं, देने वाले कम हैं। और जो देने वाले हैं तो फिर लियाकत अली खान साहब और बेगम राना लियाकत अली, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी के एसेट्स इस मुल्क के लिए दिए, तो उनके बेटे को फिर सिंध हुकूमत को अभी पिछले साल खत लिखना पड़ा और उनसे मदद मांगनी पड़ी कि मेरे डायलिसिस के लिए आप पैसे दे दें। बड़े अफसोस की बात है। देखें, कम से कम इन हाजिर वक्त के जो हुक्मरान, इनको शर्म भी आनी चाहिए और इनको जरा एहसास भी करना चाहिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल में वो जिंदगी के उस स्टेज में है कि कल उनकी कब्रों का भी वही हाल था जो कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े, और क्या कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े हुक्मरान थे, उनका होगा। तो मेरे ख्याल में दुनिया फानी है, पाकिस्तान रहेगा, हम होंगे या नहीं होंगे, किसी और शक्ल में होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि आज अगर हम दोबारा ऐद नहीं करते और इस मुल्क के लिए कुछ सोचते नहीं है, तो मेरे ख्याल में कुछ अरसे के बाद शायद इनका भी वही हाल होगा और हमारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का है। सही। तो असद, अभी जो हम सेलिब्रेट करें पाकिस्तान डे, बातों की हद तक तो हम देखते हैं, जुमलों की हद तक तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये मामला, लेकिन आपको लगता है कि ये आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मामला अब जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और आगे एक नए चैप्टर का, एक नए तरीके से एक अच्छी शुरुआत, एक आगाज़ किया जाएगा? उम्मीद कर सकते हैं हम? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ऑप्टिमिज़म जो है वो सिलेक्टिव ऑप्टिमिज़म तो हो सकता है कुछ चीज़ों के ऊपर, लेकिन अगर आप मुझे कहें मुश्तरका तौर पे ऑप्टिमिस्टिक हो जाए तो वो ज़रा मुश्किल है। हम आजकल एक दौर ऐसा पाकिस्तान में है जिसमें हम, अगर हमारी बात फ़ौरन किसी जगह पे हो रही हो, जैसे अभी एक कंग्रेशनल हियरिंग हुई थी, डोनाल्ड लू साहब की यहाँ बड़ा चर्चा हुआ था, उसके अंदर बड़ी बातें हुई थी, ब्लूमबर्ग कुछ कह दे, फोर्ब्स कुछ कह दे। एक ऐसी रिपोर्ट मैं भी आज सिर्फ स्टेट करना चाहता हूँ, UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, जिसके अंदर वो मेजर करते हैं कि आपके जो शहरी हैं, जो लोग हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, वो कैसे हैं, वो ठीक हैं क्या है, एक्सेट्रा। बहुत इसके अंदर मार्कर्स होते हैं। 193 मुल्कों में से पाकिस्तान का नंबर 164 है। ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे कोई इस तरह लहराएगा नहीं है, इसके ऊपर बात नहीं होगी। तो ये तो हमारी स्टैंडिंग आई है। और इसके बाद जो आप 164 के बाद 165 एंड डाउन जाके देखें किसके क्या क्या ममालिक हैं, तो वो बड़ी शर्मनाक बात है। उसके साथ साथ जी बात ये कि अगर आप कहें जी कि मुल्क के अंदर ठीक कैसे करेंगे, आगे जाके क्या करेंगे, तो लफ्ज़ कंसिस्टेंसी जो है उसको हमें अपनी एक नेशनल वोकेबलरी में लाना पड़ेगा। वो क्रॉस द बोर्ड कंसिस्टेंसी होनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे सियासी। आप देख लें अभी जो, अगर मैं कहूँ जी हमने क्या प्रोग्रेस की है, तो ये है कि आखिरी दफ़ा जब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो प्रेसिडेंट थे तो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। इस दफ़ा जब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। इसको मेरे ख्याल में हम तरक्की कह सकते हैं इस लिहाज से। और अब सारे वही रिगर्जिटेट हो रहे हैं, पुराने सियासतदान जो हैं उसी चीज़ के अंदर है। बैरियर्स टू एंट्री है इस पर्टिकुलर फील्ड में। ये इलेक्शन उस चीज़ की बाकायदा अक्कासी करते हैं कि आप न्यू एंट्रेंट्स को आके कानून साजी करने का मौका नहीं देंगे, नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। देखें जी, उसके अलावा हम बात कर रही हैं सियासी सारी। मैं थोड़ी और दो बातें अगर कर लूँ, अगर आप सिर्फ देख लें जो चीज़ें आवाम को टच करती हैं, बेसिकली अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को देख लें आप, हम एक वन स्पोर्ट प्लेइंग नेशन है क्रिकेट की हद तक। क्रिकेट में हमने 92 के बाद अगर आप कहें जी कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें की हैं, तो वो कहना शायद थोड़ा गलत होगा। क्रिकेट को छोड़ दें, स्क्वॉश के अंदर हमने बहुत नाम कमाया, हॉकी के अंदर बहुत नाम कमाया। ये स्पोर्ट्स अभी जो हमारे सिर्फ हमने तब करना था, हमने तब स्क्वॉश में कर लिया, हमने तब हॉकी में कर लिया, अब उसके बाद नहीं करना। उसके अलावा टूरिज्म की बड़ी बात होती है जी, हमारे यहाँ तमाम मौसम आते हैं, यहाँ पे टूरिज्म बहुत है जी। यहाँ कैसे है टूरिज्म? यहाँ पे टूरिज्म जो है इंटरनल टूरिज्म है। यहाँ डोमेस्टिक बंदा जो है वो जाके टूरिज्म कर लेता है। टूरिज्म का मतलब होता है बाहर से लोग आए आपका मुल्क देखने के लिए। उस चीज़ को भी अगर आप प्रमोट करना चाहें तो वो नहीं हो सकती, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्रॉस द बोर्ड देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने शुरू में कहा, सिलेक्टिव ऑप्टिमिज्म बिल्कुल हो सकता है कि फलानी चीज़ के अंदर हम अच्छे जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन आप कलेक्टिवली अगर कहेंगे तो नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। और आज के दिन अगर सेलिब्रेशन है, ठीक है, वो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो 1940 में हुई थी, वेल एंड गुड। बट ये कहना कि जी अपने आप कंग्रेचुलेट कर रहे हैं हम कि जी हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कर ली हैं, तो आप इर्द गिर्द देखें, हमारे खित्ते के अंदर ही देख लें, तो आपको बड़ी ऐसी मिसालें मिलेंगी जिनसे हम अलग हुए हैं। आप उनको देख लें, भारत आज कहाँ खड़ा है, जिनसे हम अलग होकर आए हैं, और आज हम कहाँ पर खड़े हैं।
आप बांग्लादेश को देख लें। एग्जैक्टली वो एग्जाम्पल भी आपके सामने मौजूद है। चलें जी, हमारे पैनलिस्ट की राय इस हवाले से सामने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर स्टोरीज भी हमारे सामने, उस पर डिस्कशन होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब कुछ बात कर लेते हैं मोदी सरकार की, जिसका इंतहा पसंद, सफाक और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस में मोदी सरकार की मकरू साजिशों, अक़लियत दुश्मन पॉलिसी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी कांग्रेस में शदीद तशवीश पाई जाती है। अमेरिकी कमीशन ने भारत को इंसानी हुकूक के हवाले से खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश भी कर दी है। माहिरीन ने कमीशन के सामने गवाही दी है कि अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल करके दूसरे दर्जे का शहरी तस्वुर किया और मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है। कमीशन को बताया गया कि भारतीय एहलकारों ने कनाडा में हरदीप सिंह निजार को कत्ल किया, और यही नहीं, भारत ने 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में जुल्म सितम की हौलनाक तारीख रकम कर रखी है। इस हवाले से अमेरिकी कांग्रेस में मजीद क्या कहा, सुन लेते हैं। तो आपने सुना कि अमेरिकी कांग्रेस में मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसीज पर ना सिर्फ तशवीश पाई जाती है, बल्कि यहां तक कह दिया गया कि अगर भारत इंसानी हुकूक के इन मसाइल पर ध्यान नहीं देगा तो इसका मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये कि भारत को इंसानी हुकूक के हवाले से खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की जो सिफारिश पर तेजी से पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, और इस इजलास के बाद मोदी सरकार के इंतहा पसंद रवैये में कुछ कमी आएगी, या ये जो हठ दर्मी हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये बरकरार रहेगी। ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जाने बढ़ूंगी। हमाद, आपसे आगाज करूंगी, कैसे देख रहे हैं? जी, अगर इंडिया की तरफ आप नज़र दौड़ाएं तो इंडिया में जो इंटॉलरेंस का अंसर है वो पहले से पाया जाता है। अगर आप 2000 मोदी साहब के आने से पहले भी देखें तो 2012 में असीम त्रिवेदी साहब एक कार्टूनिस्ट हैं जिनको जेल में डाल दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, और उनके ऊपर सेडिशियस जो है ना एक्ट्स का इल्ज़ाम लगाया गया था। मोदी साहब के आने के बाद ये इस चीज़ में बढ़ावा आया है, ज़्यादा हुई हैं। पहले इनके बहुत ज़्यादा ऐसे इनके वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर आप देखें तो इस वक्त जो इंडिया की रेटिंग है वो इंडिया की अपनी हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेटिंग है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो जिनके ऊपर सवाल उठते हैं। इंडिया के अंदर मुसलसल 5 साल में मैक्सिमम इंटरनेट शटडाउन्स किए गए हैं। 2022 का साल तक में भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर हम देखें तो ये पहली बार नहीं है, इस कमीशन में पहली भी इंडिया के बारे में बात की गई है। 2014 में की गई है, माइनॉरिटीज़ की राइट के बारे में बात। 2015 में भी दोबारा बुलाया गया था, दोबारा वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ के ऊपर बात की गई थी। 2016 में भी, यानी 2014 के बाद मुसलसल 3 साल तक इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, माइनॉरिटीज़ वायलेशन के ऊपर बात की जाती रही है। 2019 में भी की गई है, अभी भी की गई है। हम अभी भी देखें तो बहुत सारे लॉज को वेपनाइज कर दिया गया है इंडिया के अंदर, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। जिसका आपने जिक्र किया कश्मीर का, एक ऐसी स्टेट जिसको अपनी असेंबली रखने का हक था, जिसको अपने कानून बनाने का हक था, अपना झंडा रखने का हक था, आर्टिकल 370 के बाद वो हक उनसे छीन लिया गया है। बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन लॉज है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन लॉज, उसको मुसलमानों के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मुसलमानों के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। असम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करती है अपनी सिटीजन्स की, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी रवैया होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उनको स्टेट लेस करने की कोशिशें कर दी जाती हैं। इसी तरीके से मज़ीद बहुत सारे लॉज हैं जिनको वेपनाइज करके मुसलमानों के अगेंस्ट यूज़ किया जा रहा है। बहुत से इंसिडेंट्स हैं, इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन लिया जाता है तो वो मुसलमानों के ही बिजनेसेस पे, उन्हीं के घरों के ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं, उन्हीं को तोड़ा जाता है, मसमार किया जाता है। तो मिसालें भरी पड़ी हैं। ये पहली बार नहीं है, और मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक पावर इंडिया के पास है, इंडिया को इन किसी किस्म की कमेटीज़ की रिकमेंडेशन से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अफसोसनाक है, लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आपका इस पे एक तो टेक, और दूसरा जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, ये इंडिया पे प्रेशर क्यों नहीं आ रहा? अगर प्रेशर होता तो डेफिनेटली मामला बेहतर होते। हम हर बरस में हम ये देख रहे हैं कि हर साल जो मामलात हैं वो आगे की जाने बढ़े, एस्केलेट कर रहे हैं। वो माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम तक नहीं है, जहाँ पे हमने देखा क्रिश्चियनिटी भी वहाँ पर पिछले दिनों जो रिपोर्ट सामने आ रही थी वो भी वहाँ पर बहुत सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, मुस्लिम्स हो गए, फिर उसके बाद हम जो सिखों वाले मामला देख रहे हैं, खालिस्तान वाला मामला, वो भी देख रहे हैं कि ज़ोर पकड़ता चला जा रहा है। तो ये प्रेशर कब क्रिएट होगा, कब इंडिया जो है वो अपनी हठधर्मी छोड़ेगा? देखिए आमना, ये जो हमारा दोनों लू वाली हमारी जो हेयरिंग हुई थी, उसके बाद से अगले दिन ही ये हुई, अमेरिकी कांग्रेस कमीशन का इजलास हुआ था,
और हमारे यहाँ ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में बहुत रिपोर्ट किया गया, बहुत जगहों पे गया है। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात की गई ना, उसमें जो मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात थी, उन्होंने दो चीज़ें की। एक तो मजम्मत किया भरपूर के इस वक्त जो नारवा सलूक किया जा रहा है अक़लियतों के साथ, और जो मजहबी इंतहा पसंदी को आगे ले गए बहुत ज़्यादा। वहाँ पे वो कहते हैं कि जी एक सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर जमहूरियत को एक इंतहा पसंद हिंदू जमहूरियत, हिंदू मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको वो कहते हैं कि ये बिल्कुल कतई तौर पे ठीक नहीं है, इसका नोटिस लेना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये कंट्री ऑफ कंसर्न स्टेट डिपार्टमेंट को उन्होंने रिकमेंड किया है इस कमीशन ने कि आप रखा जाए, हिंदुस्तान को डेजिग्नेट करें। अब बाकी सवाल यह है कि आप कह रही हैं कब तक होगा, यह तीसरा साल है हम ना, 2022 की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट भी बड़ा हिंदुस्तानियों को बड़ी तकलीफ़ हुई थी, डायस्पोरा को भी बड़ी वहाँ पे तकलीफ़ हुई थी अमेरिका पे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी वहाँ पे शहरी आज़ादियाँ, मजहबी मुनाफरत, उसके बाद कश्मीर का भी जिक्र हुआ, फिर ओवरऑल हिंदुस्तान का जिक्र हुआ, और ख़ास तौर पे सिखों का, मुसलमानों का और ईसाइयों का जिक्र किया गया। 200 गिरजाघर ईसाइयों के जलाए गए, उनका जिक्र किया गया, बहुत तकलीफ़ उनको हुई। लेकिन बात ये है कि अब इतने ज़्यादा उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। अभी देखें ना, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, उसमें कहा जा रहा है कि 40 करोड़ एक बड़ी वाइब्रेंट किस्म की मिडिल क्लास वहाँ पे पैदा हो गई है, और इनके पास पैसा भी है और वो कुछ करना भी चाहती है। अभी इसलिए इंटरनेशनल जो है ना, वो हम देखते हैं मीडिया भी वहाँ पहुँचता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी वहाँ पहुँचता है, और फिर बायलैटरल जो ताल्लुकात है अमेरिका के और वेस्टर्न यूरोप के हिंदुस्तान के साथ, उस लिहाज से वो कहीं हम देखते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि 2-3 सालों में ये कुछ हुआ। इन्हीं 2-3 सालों में आपने देखा, न्यूयॉर्क टाइम का बंदा गया था वहाँ पे मकबूजा कश्मीर, वहाँ से जो उसने रिपोर्ट 1.5 पेज की लिखी थी, वो पढ़ने वाली थी, वो उसने बड़ी आग लगाई पूरे अमेरिका में, जिसको कहते हैं तहलका मचा था उस तक 2022 में भी और 2023 में भी, कि जी देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है, और हमारे सियासी इंटरेस्ट यानी अमेरिका के सियासी इंटरेस्ट की वजह से आंखें बंद की जा रही हैं। तो मैंने कहा कल जो कमीशन में लोगों ने तकरीरें की हैं ना वहाँ पे, वो बड़ी सख्त तकरीरें, इससे पहले नहीं हुई। तो मेरा अपना ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, और फिर ये अमरीकी हुकूमत भी मजबूर होगी। अभी देखें ना, जिस तरह को कत्ल किया गया, देखिए अब इसको बात यह कि इतने ज़्यादा उनके इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं अमेरिका के, और उसके बाद पॉलिटिकल इंटरेस्ट उनके हैं, क्योंकि चाइना को कंटेन करने के लिए उन्होंने इसको यूज़ करना है हिंदुस्तान को, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा है कि हिंदुस्तान के बातों पे खामोशी की जाती है। हमें देखें वो बिल्कुल लेवरेज नहीं देते, यानी स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन फ़ौरन लग जाती हैं। अभी ईरान से तेल ले रहा है हिंदुस्तान, तो उसको कुछ नहीं कहते। हम ईरान से पाइपलाइन का वादा किया हुआ हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहते नहीं जी फ़ौरन हमारी जो हम सैंक्शन वो आप पे लग जाएंगी। इसी तरह चाइना को तो ज़रूरत नहीं है, वो भी हिंदुस्तान से ईरान से तेल ख़रीदता है बावजूद स्टेट डिपार्टमेंट की सैंक्शन के, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला हमारा है, हमारी इक़्तिसादी सूरत इतनी ख़राब है, इतनी वनरेबिलिटी है हमारी कि हम बोल नहीं सकते। हमारे देखें ना, ईरान भी मादत के साथ वही दुश्मनों वाला रवैया, अफगानिस्तान का भी, हिंदुस्तान का तो है ही, तो हम सारा तरह से घिरे हुए हैं। इन हालात में ये मुझे लगता है कि जिसको कहते हैं रे ऑफ होप है, एक थोड़ी सी एक ठंडी हवा का झोंका है इस कमीशन की रिपोर्ट। और हिंदुस्तान जिस तरह मलाइन हो रहा है, जिस तरह इतना ज़्यादा मलबा उनके ऊपर पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान में भी लोग बातें कर रहे हैं कि जी अमेरिकी प्रेस के खिलाफ है, अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, 2022 की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और 23 की रिपोर्ट, वो कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की इंतहा हो गई है, मजहबी मुनाफरत इंतहा में चली गई है, और इनटॉलरेंस वो कहते हैं इतनी ज़्यादा है कि सिखों को, मुसलमानों को, दलित को और छोटी कौमों वालों को मारा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इम्पैक्ट तो जैसे भी है आमना आ तो रहा है जी। एहतशाम साहब, वैसे ये जो खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने का मुतालबा, ये आपको लगता है कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, या अनरियलिस्टिक सी एक डिमांड? होगा तो नहीं, अगर ध्यानदारी से पूछे आमना, होगा तो नहीं, लेकिन एक ये है कि न्यू सेंस वैल्यू बन जाती है चीज़ों की। जब आप उस लेवल पे जाके अमेरिका के कांग्रेस में ये बातें डिबेट होना शुरू हो जाएं, और फिर एलेबोरेटली उनका प्रेस भी इसके बारे में लिखे, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, तो मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखें पब्लिक ओपिनियन तो बनती है, अभी पब्लिक ओपिनियन गज़ा के मामले में देखें कितनी बन रही है कि अभी कल ही देखें इतने बड़े बड़े जुलूस निकाले गए हैं वाशिंगटन में, बाकी जगहों पे, और इवन आप देख लें ज्यू जो है ना, वो खड़े होकर कहते हैं हम क्या कहते हैं जंग बंद करें। तो इन चीज़ों का डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, वो टाइमिंग की बात है। सही है, यानी टाइमिंग की बात है कि कब असर होगा और उनको ठीक है, यानी लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। शाह साहब,
ये प्रेशर एक तरह से क्रिएट तो होगा डेफिनेटली, अगर ये खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की जो सिफारिश की गई है, लेकिन आप किस हद तक एक तो डेवलपमेंट देख रहे हैं इस मामले में, और दूसरा ये कि ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो इस हवाले से बड़ी, हम देखते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं, लेकिन अगेन इंडियन जो हम रवैया देख रहे हैं वो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, उसमें बेहतरी कोई नहीं आ रही, इजराइल वाली पैटर्न पे चल रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने इशारा भी कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुआता का एक कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज जो कि खास तौर पर मोदी साहब के बाद आई हैं, उन्होंने अब तक तो हम बात करते रहे ना दुनिया के सामने कि जी कश्मीर में जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया यार, मेरे ख्याल दुनिया को मुसलमानों से कोई दिलचस्पी वैसे भी नहीं थी। और अब अगर हम देखें वहाँ पे जैसे 200 से ज़्यादा गिरजाघर जलाए गए, आपका जो दूसरा जो CAA एक्ट आ गया, NRC का एक्ट है, जैसे पहले हमाद ने कहा कि कश्मीर के अंदर जो उसकी असेंबली की हैसियत को ख़त्म किया गया, ये तमाम चीज़ें एक साइड पर रखें। अब अगर आप देखें वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर या उनके कमीशन जब ये चीज़ें उठा रहे हैं, अब उनको फिक्र होगी है कि जो बाकी अक़लियतें हैं, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, जिसमें बाकी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनके साथ इंडियंस का रवैया क्या है। मैं ये समझता हूँ कि इंडियन जो लॉबी है, ख़ासतौर पर जो हुकूमती इस वक्त वहाँ पे एक माफिया है मोदी सरकार की शक्ल में, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इसराइल से। और जो इसराइल ने गजा के अंदर किया, जिस तरीके से कत्लेआम किया, जिस तरह जेनोसाइड किया, जिस तरह वहाँ पे एक वो आबादी को अक़लियतों में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें रेप्लिकेट हो रही हैं आपके हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को उठाना एक सिंबॉलिकली तो बहुत अच्छी बात है, और इसके ऊपर कंसर्न भी है, अखबारों में हेडलाइन भी आ जाएगी। करना क्या है, मैं नहीं समझता कि आप हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पावर को किसी भी तरीके से, आपकी इवन OIC के ममालिक आपके साथ बात नहीं करते, आपके इस्लामी ममालिक आपके इशू, कश्मीर के इशू पे किसी तरीके से जो है वो सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनका बड़ा अजीब जो है वो माजरताना किस्म का रवैया होता है। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, आप जुल्म जितना करते रहें, मेरे ख्याल में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके अंदर से चीज़ें उठेंगी, आपके अंदर से मूवमेंट्स उठेंगी। खालिस्तान की मूवमेंट है, तमिलनाडु है, आप देखें इंडियन इन्वॉल्वमेंट नेपाल के अंदर है, श्रीलंका के अंदर जो कुछ वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान इस इलाके का बदमाश बना हुआ है, और जाहिर बात है वो इकोनॉमिक पावर है। दर्जन भर इंसर्जेंसीज हैं वहाँ पे। हम तो वैसे ही खुश होते रहते हैं कि हिंदुस्तान को ये कह दिया, वो कह दिया। मुझे बताएं हम क्यों खुश हो रहे हैं? अगर हिंदुस्तान के हवाले से कंसर्न शो किया तो हम अपने आप को देखें, हम क्या कर सकते हैं, हमारी हैसियत क्या है। जैसे कि शाम साहब ने कहा कि हमें तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, हमारे यहाँ तो एक छोटा सा इशू होता है, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े मसाइल बन जाते हैं। आज ईरान देखें, वो हिंदुस्तान के साथ कारोबार करना चाहता है, आपके साथ नहीं करना चाहता। UAE कर रहा है, सऊदी अरेबिया जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर रहा है। इकोनॉमी मैटर्स जी, आप कुछ भी कर रहे हैं साइड पे, लेकिन आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। जी जी, हमें आमना एक सेकंड आखिरी बात, हमें मेरे ख्याल में इन बातों पे खुश होने की वजह ये देखना होगा कि हमने क्या करना है। हिंदुस्तान के साथ जो भी होगा वो उसको टैकल कर लेगा। हम अपने अंदर देखें, अपने मसाइल को देखें। मेरे ख्याल में इशू सबसे बड़ा ये है कि रियलिस्टिकली हमने तमाम दुनिया को देखना है, और इस वक्त दुनिया जिस तरीके से जुल्म कर रही है, एक खास तरीके से अंडर द UN चार्टर कर रही है, अंडर द US चार्टर कर रही है। मैं नहीं समझता कि दुनिया ऐसी है जिसके अंदर आप जो है बड़ा आसानी से कह सकते हैं कि किसी भी हुकूक का जो है तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, और हिंदुस्तान ये करता रहेगा। मैं नहीं समझता कि इस कंसर्न से और इनकी करारदाद से कोई फ़र्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक लिप सर्विस है और हेडलाइंस के लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि इस हवाले से हिंदुस्तान के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और किस तरह से देख रहे हैं असद आप इस मामले को, इस पे जिस तरह से हमारे दीगर पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बस ये एक प्रेशर क्रिएट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी इसके जो नताइज हैं वो भी टाइम टेकिंग है, फ़र्क आएगा लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? जी, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, तमाम पैनलिस्ट से, कि ये उस लिहाज से अच्छा है ये कमीशन जो है, इसने ये बात की और एक न्यूज़ साइकिल बन गया। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ABA सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, US हॉलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम की हद तक भी इस किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन होता वक्तन वैसे रिपोर्ट्स आती रहती हैं। न्यूज़ साइकिल के लिए अच्छा है जी। हाँ जी। अच्छा, दूसरा आप ये देख लें, सिर्फ जने बाकी बातें तो कर लें, एक सिर्फ आप डील देख लें अगर जो इंडिया और US के बीच में हुई है, जो बोइंग कंपनी है जो कमर्शियल एयरलाइन मैन्युफैक्चरर है, उनके साथ जो अभी उन्होंने डील की है, जितने जो उनके जहाज़ हैं, आप सिर्फ उसकी वैल्यू देख लें, और जितना उससे एक उनकी इकॉनमी को, US इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, और जितनी एम्प्लॉयज़ वहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो उसके बाद ये समझना कि US जो है एक अपनी गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर इंडिया से जो है फिर भी पंगा लेगा या मसला करेगा, वो ज़रा डिफरेंट है। उसके अलावा उनकी टेक इंडस्ट्री देख लें, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका देख लें आप स्ट्रक्चर, उनकी टॉप कंपनीज़ के CEOs जो है, फिगर भी दे दें, जिनकी है, या 400 जहाज़
400 जहाज उन्होंने कहा है, 200 लेने 400 जहाज, 200 लेने एयरबसेस, $120 बिलियन का पैकेज है ये जी। और जी 20 बिलियन का पैकेज है, ये रिकॉर्ड डील है जिसके अंदर। तो उसके बाद आप देख लें कि जब इतना आपका वेस्टेड इंटरेस्ट हो इस चीज़ के अंदर तो फिर बड़ा मुश्किल है इस किस्म की चीज़ फ़र्क करें। उसके अलावा जी बिल्कुल जो CA NRC वाली बात है उसके अंदर अगर देख लें तो बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को साइड लाइन किया करे। तमाम बाकी जो अक़लियतें उनको वो सिटीजनशिप की ऑफ़र करेंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं करेंगे। ये पहले भी बात छिड़ी थी, अब फिर से इसको कर रहे हैं। देखिए दोनों अमेरिका और इंडिया का इस वक्त इलेक्शन ईयर है और उसके अंदर दोनों जो हैं वो एज एलाइज जो हैं वो किसी भी किस्म की चीज़ नहीं करेंगे जिसके अंदर वो एक दूसरे को मुतासर करें। और ख़ास तौर पे इंडिया के जैसे अभी जिक्र हुआ कि चाइना के तौर पे बहुत उनके लिए जियोग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है और इकॉनमी बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये मामला को देखना कि और कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है अगर वो डिक्लेयर हो जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आएंगे ये मुश्किल होगा। लेकिन हाँ ये इस तरह की रिपोर्ट्स अगर आती रहें और इस तरह की बातें होती रहें, चीज़ हाईलाइट होती रही, मीडिया पर उतरे और इंडिया के अंदर से अगर ये बातें जो है बाहर आएँ तो इस वक्त ताकतवर नेशनल आपका जो बाकी मीडिया है उससे सोशल मीडिया ज़्यादा है तो वहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो फिर चीज़ें जो है चेंज हो सकती हैं। लेकिन वक्तन होंगी ये इस तरह इन कमीशन और इन चीज़ों से ओवरनाइट को चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि इस हवाले से डिस्कशन चलती रहनी चाहिए ताकि अगेन वही प्रेशर भी क्रिएट रहेगा और प्रेशर के अलावा हो सकता है इन मामलों में कुछ कमी हम देखें आगे चल के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और स्टोरीज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से हम देख रहे हैं मुल्क में जो सूरत हाल है उसमें मफाहमत की बातें तो की जाती हैं लेकिन हमें इस वक्त मज़ाहमत की सियासत दिखाई देती है और इस सारी सिचुएशन में अवाम जो है वो सफ़र कर रही है और मुल्क सफ़र कर रहा है। तो ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये कितना ज़रूरी है और कोई एक ऐसा इनिशिएटिव हमें क्या लेना पड़ेगा फौरी तौर पर जिससे मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे, ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। एहतशाम साहब देखिए आमना ये तो बात माननी पड़ेगी कि हमारी जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं मैं तो उन्हें ही कहूँगा बजाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट का, अदलिया का, मीडिया का, सिविल सोसाइटी का जिक्र करें, ओनस जो है ना वो हमारी पॉलिटिकल लीड का है, हमारी सियासी जमातों का है। ये बैठ के फ़ैसला कर लें, मैसेज ऑफ वननेस दें कि जी हम एक कंसेंसस के साथ आज के बाद हम फैसला करते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम हमारे ये हैं कि एक हुकूमत आएगी 5 साल रहेगी, उसके बाद 5 साल तक उसको नहीं छेड़ना हमने। तो मेरे ख्याल इससे तो हम कह सकते हैं कि जी जो स्टेबिलिटी आ सकती है, गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो सकती है, लोगों को भी और बाहर की दुनिया को भी मैसेज चला जाएगा कि वो सियासी ताकतें जो एक दूसरे को गिराने के लिए फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करती थी वो खामोश होकर बैठ गई। काश माजी में ये होता, 2006 में जैसे आपने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, बीवी मरूमा ने मायदा कर लिया मुशर्रफ के साथ, मामला ख़राब हो गए। फिर आपने देखा बीवी की शहादत होगी, जरदारी साहब हुकूमत में आ गए, 1.5 महीने के बाद ही आप देख लें 2 बंदे कहा जाता है जिस तरीके से जाके मुलाकात किया करते थे आर्मी चीफ से, शहबाज शीख साहब और चौधरी निसार अली खान के जी पीपल्स पार्टी के हुकूमत को हटाया जाए। तो देखें ना ये अगर ये सारी बातें ख़त्म हो जाए तो मेरा ख्याल है सारी दुनिया कहेगी कि जी ठीक है ये सारे इकट्ठे हो गए, लिहाजा अब इनके इख्तलाफात से फ़ायदा उठा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा ओमन हो सकता है, इकट्ठे हो जाए सारे। हमाद आप क्या समझते हैं फौरी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है? जी पहले तो मैं माशियत के ऊपर तो पहले ही बात कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ी खुद एहतसाबी पे बात करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे अपने इदारे पे, जुडिशरी पे। मेरी राय है कि जहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो वहाँ पर अदलिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको एक सोर्स ऑफ कंसिस्टेंसी बनना पड़ता है ताकि जब मुल्क क्राइसिस से गुजर रहा हो तो उसको ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ता है कि कोई ऐसे काम ना हो जिसकी वजह से लोगों के फंडामेंटल और डेमोक्रेटिक राइट्स जो है इन्फ्रिंज हो रहे हों। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर अदलिया इंतज़ामिया के सामने खड़ी रही है और लोगों के राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट किया है। हमारे मुल्क में हर वक्त ये बात की जाती है कि कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हम में से इस चीज़ से डिसएग्री करेगा। मेरे नज़दीक ये बात करना, ये स्टेटमेंट देना इस बात का सबूत है कि अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसको रोकना चाहिए। अगर मैं मिसाल दूं आपको थोड़ी सी, जहां पूरी दुनिया में लोग अदलिया अपना रोल प्ले करती है, तो बेल्जियम में अजाइलम सीकर्स के राइट के ऊपर जहाँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बारे में कुछ एक्शंस लिए तो अदलिया सामने आई। इसी तरीके से पोलैंड में जहाँ अबॉर्शन लॉज के ऊपर बात हुई है तो वहाँ पर भी अदलिया सामने आई। एक इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक सेटल्ड पोजीशन है कि द रोल ऑफ जुडिशरी इज टू बी एट वॉर विद द एग्जीक्यूटिव फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अदलिया के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है क्योंकि हमारे आइन में अदलिया को इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस ज्यादा दी गई है। शुक्रिया। अदलिया के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। आप किस तरह से देख रहे हैं शाह साहब? देखिए आपने बचपन में कार्टून देखा था ना, फैंटास्टिक 4 एक कार्टून होता था जिसमें
ताकतें मिल के जो है ना एक ताकत बन जाती थी। मेरे ख्याल में, मैं तो बड़ा सीधा सीधा मशवरा दूंगा, शायद किसी को शायद बुरी भी लगे, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 7 ऐसे अफराद हैं जो कि फैंटास्टिक फोर्स का हिस्सा हैं और वो मैटर करते हैं, और नाम लेने की जरूरत नहीं, इन सबको पता है, जिसमें हमाद ने एक का जिक्र किया कि वो शामिल है। इन सबको आपस में बैठना चाहिए कि इन्होंने करना क्या है, इन्होंने क्या इस मुल्क में अपने टेन्योर पूरा करने के बाद में किताबें लिखनी और ये बताना है कि ये गलत हुआ था, ये ठीक हुआ था। मेरे ख्याल में तमाम बुराई और अच्छाई की जड़ यही 7-8 लोग हैं। अगर ये फैसला कर लेना कि इस मुल्क को हमने कैसे चलाना है, इत्तेफाक से चलाना है, इसकी क्या प्रायोरिटीज है, ये उधर उधर की बातें तो अपनी जगह पे, अगर ये लोग अपने ज़ाती मफादात, अपने इक़्तिदार की जंग, आपस में जो इनके दरमियान पावर स्ट्रगल है, ये चलती रहेगी, तो मेरे ख्याल में हम जितने मशवरे देते रहे उस पर अमल नहीं होगा। और शायद इनको बैकग्राउंड में ये लोग बताते भी हैं, कुछ हमारे करीबी दोस्त हैं, अब तो बाकायदा ये डिस्कशन इन इदारों के अंदर अपने बड़े बड़े अफसरान और लोगों ने शुरू कर दी। और आप देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर जो इनकलाब आ रहा है, आपने देखा लोग गए, रिजाइन किया, छोड़ा, इस तरह बाकी पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है वो किस तरफ गई है। लेकिन आपने देखा वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने इनिशिएटिव भी लिया है। अब इनिशिएटिव किस तरह का है, 2-3 जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह का वास्ता इस मुल्क के लिए सोचे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे। आप और आपके बच्चे अपनी जगहों पे आएंगे जब आप असद का टेक इस पे ले लेते हैं। जी असद जी, इसमें जी 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये कि अवाम जो बहुत पोलराइज हो चुकी है, बहुत पोलराइजेशन है, तो उसके लिए तो इक़दाम जो सियासतदान उठा सकते हैं कि अपने फॉलोअर्स को कहें जी अब हमने मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ करनी है, उसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी उसने जो पहले करने की कोशिश की थी, नहीं की थी, और वो करना चाहिए ताकि पोलराइजेशन भी कम हो और लोग साथ साथ चलें। दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इकनॉमिक स्टेबिलिटी, और उसके लिए भी इकदाम लेने चाहिए। उसके लिए उसकी हद तक मेरे पास एक जो मैंने आज एक खबर पढ़ी वो मैं शेयर कर देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हमारी इकनॉमिक पॉलिसी है। कि शहबाज शरीफ साहब ने 4 जो कैबिनेट कमेटीज़ बनाई थी, उसके अंदर से 4 में से सिर्फ एक में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को रखा है। उसके अलावा जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कमेटी थी, और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज कमेटी थी, उन तीनों का हेड जो उन्होंने इसाक डार साहब को बनाया, जो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो अगर आप यहाँ से अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेट सेक्टर से लेकर आए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसाक डार साहब जो हैं अभी भी उनका इंटरेस्ट वहाँ पे है। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो PDM के अंदर हमने देखी थी। हमें तो ये लग रहा था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेट सेक्टर से आके इस सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, एक फ्रेश लुक आएगी इसके अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे नहीं है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपनी जगह, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पता नहीं कैसे होगा। तो आगे जाके वही जैसे शाही साहब कह रहे थे, सब बैठ के करेंगे, बैठना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मसला ये जी एक कमरे में बिठा के बाहर से बंद कर दें तो शायद कोई नतीजा निकला है। सही, जितने भी हम देख रहे हैं कि तज्जियाकार, सियासी पंडित, सबकी आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी राय देख लें, यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन है उसमें सबको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। अगेन वही जिससे एहतशाम साहब ने और बाकी हमारे पैनलिस्ट ने इसे इत्तफाक किया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पर हमें पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, तभी मामला आगे बढ़ेंगे। और अगेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, जिसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत है, नागुज़ीर हो चुकी है। सबका शुक्रिया अदा करूंगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।